आज हमारा टॉपिक है इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस। साइंटिस्ट का ओपिनियन इस चीज़ पे बटा हुआ है और अभी तक 3 आइडियाज़, 3 डिफरेंट व्यूज, 3 डिफरेंट ओपिनियंस डिस्कस किए गए हैं अबाउट द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ वायरसेस। पहला, प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस। दूसरा, रिडक्टिव हाइपोथेसिस। और तीसरा, वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। इन तीनों आइडियाज़, इन तीनों हाइपोथेसिस के लिए बिट्स एंड पीसेस में एविडेंस है, लेकिन किसी एक हाइपोथेसिस का फुल प्रूफ एविडेंस हमारे पास नहीं है। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज हाइपोथेसिस इज कंप्लीट। डिस्कस करते हैं इन आइडियाज़ को वन बाय वन। आइडिया नंबर 1, प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस। इसको हम एस्केप हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस आइडिया के मुताबिक जो आज के वायरसेस का वजूद है, जो ओरिजिन है, वो हुआ फ्रॉम सम जेनेटिक एलिमेंट्स जो सेल के कंट्रोल से भाग गए या फिर जिन्होंने सेल के कंट्रोल के एस्केप किया। दैट्स व्हाई एस्केप हाइपोथेसिस। हम सब जानते हैं कि जो सेल्स का जीनोम होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी होती हैं जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द जीनोम टू अनदर लोकेशन ऑफ द जीनोम। ऐसे जीन्स को या फिर ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स या फिर सिंपली एज ट्रांसपोजोन्स। मेज की जीनोम में अप टू 78% ऑफ जीनोम जो होता है वो ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। और मज़े की बात यह है कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें भी तकरीबन 42% ऑफ जीनोम जो है वो ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स से बना होता है। ये होता तो डीएनए ही है, लेकिन ये पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है और वो आरएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है बैक इनटू द डीएनए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो डीएनए जो होता है वो किसी दूसरी लोकेशन पे मूव करता है। तो साइंटिस्ट को ये पहले से ही पता था कि सेल्स में कुछ ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके पास एक कैपेसिटी होती है टू मूव, लेकिन ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थी विद इन द सेल। एस्केप हाइपोथेसिस के प्रोपोनेंट्स ये मानते हैं कि यही ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज एक्वायर की जिसकी वजह से ये सेल को एग्जिट कर सकते हो या ये सेल से बाहर निकल सकते हैं, सेल के कंट्रोल को एस्केप कर सकते हैं। लेकिन ये जेनेटिक एलिमेंट्स जब सेल से बाहर आए, अब ये खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स दे हैड टू इन्फेक्ट अदर सेल्स इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दे बिकेम इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स which is the property of viruses। इस हाइपोथेसिस के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं हेनरिक्स एंड अदर्स। अब बात करते हैं रिडक्टिव हाइपोथेसिस या फिर रिग्रेसिव हाइपोथेसिस की। आइडिया को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, जैसे क्लैमिडिया एंड रिकेट्शिया। साइंटिस्ट का ये कॉन्सेंसस है कि ऐसे बैक्टीरिया जो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, इनका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम फ्री लिविंग एंसेस्टर्स और फ्री लिविंग सेल्स। रिग्रेसिव हाइपोथेसिस के मुताबिक आज के वायरस का ओरिजिन उन्हीं फ्री लिविंग एंसेस्टर्स से, उन्हीं फ्री लिविंग सेल्स से हुआ जिनसे रिकेट्शिया और क्लैमिडिया जैसे बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ। इस आइडिया को ऐसे समझते हैं, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सेल्स थी, 2 इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सेल्स थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि एक सेल दूसरी सेल में रहने लगी सिम्बियोटिकली, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सेल दूसरी सेल पे डिपेंडेंट होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि ये सेल अब फुल्ली डिपेंडेंट हो चुकी थी ऑन अनदर सेल। इसने अपने बहुत सारे एसेंशियल जीन्स खो दिए बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन द होस्ट सेल। और वक्त ऐसा आ गया कि इसका जो अपना जीनोम है, इस सेल का जो डिपेंडेंट थी दूसरी सेल पे, उसको ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाई। दैट मीन्स इट बिकेम एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन अनदर सेल। अब इसको कोई और सेल चाहिए ही चाहिए थी इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। मतलब ये धीरे धीरे वायरस की शक्ल इख्तियार कर गई, जो खुद से अपना जीनोम रेप्लिकेट नहीं कर पाता, बल्कि उसको दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना ही करना था इन ऑर्डर टू गेट रेप्लिकेटेड। इस हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ जायंट मिमी वायरसेस। मिमी वायरस के पास इनॉर्मसली बिग, लार्ज
जीनोम होता है, इसमें तकरीबन 1.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है टू सम सेल्स। इसी तरह इन वायरस का जो डायमीटर है या फिर साइज है वो भी कंपेरेबल है टू सम सेल्स। उनका डायमीटर जो होता है इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 750 नैनोमीटर। लूरिया, डार्नल एंड फोटेर इस थ्योरी के मेन प्रपोनेंट्स में शुमार किए जाते हैं। अब तीसरी और लास्ट वाली हाइपोथेसिस, वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने दो हाइपोथेसिस डिस्कस की, दोनों हाइपोथेसिस के मुताबिक वायरस का जो ओरिजिन है वो सेल्स से हुआ है, लेकिन एज द नेम सजेस्ट वायरस फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि वायरस का जो वजूद है, वायरस का जो ओरिजिन है, इट प्रीसीडेड द ओरिजिन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के वजूद से पहले वायरस का ओरिजिन हुआ है। कूनिन एंड मार्टिन 2005 में आर्टिकल लिखते हैं, इसमें वो ये लिखते हैं कि वायरसेस में बी दी फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटिटीज, या फिर यूँ कहें कि वायरस के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी थी और उनके पास एक कैपेसिटी थी टू एक्ट एज एंजाइम एज वेल। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से दे से कि वायरस हैव दी प्री सेलुलर ओरिजिन, दैट मीन्स वायरसेस एग्जिस्टेड बिफोर सेल्स। अब और एक सवाल है कि क्या वायरसेस एवोल्यूशन दिखाते हैं, डू दे इवॉल्व? और जवाब यही है, यस दे इवॉल्व, क्योंकि वो म्यूटेशन दिखाते हैं। वायरसेस जब भी रेप्लिकेट करते हैं अपना जीनोम, उनमें ऑब्वियसली कुछ एरर्स होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते। और जब हम आरएनए वायरस की बात करते हैं, वहाँ पे जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज होता है उसमें प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे एरर्स रह जाते हैं। इन एरर्स की वजह से नए जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो जाती है, या फिर ऐसे कहें कि न्यू वायरल स्ट्रेन्स वजूद में आती हैं, और उन वायरल स्ट्रेन्स में कुछ बच पाती हैं, कुछ नहीं बच पाती हैं। दैट मीन्स ऑल दीज वायरल स्ट्रेन्स आर सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। जो सर्वाइव करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पाती उनका खात्मा हो जाता है। कभी कभी वायरसेस जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए और एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर उनके पास एक नैरो होस्ट रेंज होता है, यानी एक या दो होस्ट्स को अगर वो इन्फेक्ट करते हैं, वो किसी तीसरे होस्ट को भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो वायरसेस जो इस तीसरे या फिर नए होस्ट में सर्वाइव कर पाता है, रेप्लिकेट कर पाता है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाता है। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं होस्ट एडेप्टेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं स्वाइन फ्लू। ये N1H1 वायरस से होता था, और स्वाइन फ्लू हम इसे इसलिए कहते थे क्योंकि ये पिग्स या फिर स्वाइन को इन्फेक्ट करता था। लेकिन 2009 में इसने क्या किया, इसने और एक होस्ट को पकड़ा, ह्यूमंस को, और सक्सेसफुली पकड़ा, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू ऑफ 2009 पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तो इस नए होस्ट को ढूंढने के बाद इस वायरस की जो सर्वाइवल कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। इट वॉज अ बिट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस।